2000 की शुरुआत से ही चाइना ने अमेरिका से हर साल करीब $600 बिलियन के ट्रेड सीक्रेट चुराए हैं, जिसका मतलब हुआ 20 साल में पूरे के पूरे $12 ट्रिलियन। क्या ये आखिर चाहते क्या हैं? शॉर्ट में बताऊं तो सब कुछ, ठीक से लेकर मिलिट्री तक, हर जगह इनके जासूस फैले हुए हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और ज्यादा शोर मत मचाइएगा, क्योंकि अब हम जानने वाले हैं जासूसों की जासूसी के बारे में। तैयार हो दोस्तों? बढ़िया, चलिए देखते हैं वो सीक्रेट जो चाइना की गवर्नमेंट हमसे चुरा रही है। पंछी बना उड़ता फिरूं मस्त गगन में। सबसे पहले बता दूं कि ये जासूसी पिक्चरें सब बकवास होती हैं। असल में कोई गैजेट, पब्लिक में लड़ाई और सेक्सी लड़कियों के साथ अय्याशी नहीं होती। छी यार, दुख की बात है। आजकल जासूसी कंप्यूटर और डेटा की मदद से की जाती है, लेकिन ये किसी से कम नहीं है। 2007 में चाइना की एक जासूसी कंपनी, जिसका नाम था टेक्निकल रिकॉग्निसेंस ब्यूरो, उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट डेटा को भारी मात्रा में चुराया और फिर इस इंफॉर्मेशन को चाइना के एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन को दे दिया था। ठीक है, तो चाइना को मालूम है कि इनका फायदा कैसे उठाना है। गलत, ये कोई पुराने एयरक्राफ्ट पार्ट नहीं थे। चाइना ने अपनी नज़र F-22 रैप्टर और F-35 लाइटनिंग सेकंड फाइटर जेट्स पे बनाई थी, जो कि दुश्मन की नज़र से छुपने माहिर है। अब चलते हैं 2016 में। चाइना ने खुद का फाइटर चेंज J-20 पेश कर दिया। एक जैसा दिख रहा है ना? ये कार्बन कॉपी नहीं है। J-20 F-35 से ज़्यादा सकरा और लंबा है, और इसकी रेंज, इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी और इंटरनल वेपन कैपेसिटी भी ज़्यादा है। तो क्या इसका ये मतलब है कि ये बेहतर है? नहीं, पूरी तरीके से नहीं। हम नहीं जानते कि आखिर F-35 का कितना डेटा चुराया गया और J-20 बनाया गया, लेकिन अंदाजन सेंसर फ्यूजन और नेटवर्क इंटीग्रेशन, जो कि एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसकी मदद से एयरक्राफ्ट के पार्ट्स कम्युनिकेट करते हैं, वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट जितने एडवांस नहीं है। ये इसलिए क्योंकि अमेरिका ने इसे बनाने में बहुत पैसा, टाइम और मेहनत लगाई थी। तो आखिर इस हैकिंग से क्या फायदा हो गया? सच कहूं तो ज्यादा नहीं, लेकिन 2016 में चाइना के सिटीजन सू बिन ने माना कि उसने चाइना के लिए लगभग 1 साल लंबे जासूसी प्रोग्राम में हिस्सा लिया था, जो कि मिलिट्री डेटा चुराते थे। उसने चाइना के हैकर को ये बताने के लिए कि कौन सी फाइल चुरानी है, कब चुरानी है, 46 महीने जेल में बताए थे। मुझे आपके बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन किसी देश पर जासूसी करने के लिए बस 4 साल जेल में रहना कम पनिशमेंट है कि नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है। अगर आपको लगता हो कि चाइना ने मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर इतनी जासूसी की होगी, तो फिर सोच लीजिए। अबू धाबी में 2017 के एक कन्वेंशन में चाइना ने अपना लेटेस्ट नेवल वेसल का मॉडल पेश किया, और यह अमेरिका के लिटरल कॉम्बैट शिप से बहुत मिलता जुलता है। ठीक J-20 की तरह ही चाइना ने इस शिप का भी हुबहू नमूना बना दिया। अमेरिका वाला 417 फीट लंबा है, वहीं चाइना वाला उससे 50 फीट लंबा है। इसमें ज़्यादा लोगों के आने की जगह है और इसके पुर्जे भी ज़्यादा हैं। लेकिन ये सारा एक्स्ट्रा माल टाल स्लो स्पीड के साथ आया, जिसमें 1 घंटे में बस 40 मील ही चल सकते हैं। वहीं अमेरिका की शिप 1 घंटे में 40 मील चल सकती है। दोनों ही शिप का एक ही डिज़ाइन है, जिसमें 3 पार्ट्स हैं, जिससे कि तूफानी समंदर में बैटरी की स्टेबिलिटी बनी रहे। इसमें और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि चाइना ने डिजाइन बनाना शुरू कर दिया, लेकिन मोनोहुल के साथ टाइप 054A जियांगकाई की डिजाइन का प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। तो तुरंत अपना मन क्यों बदला? ये बात साफ नहीं है। हो सकता है नए डिजाइन में एयरक्राफ्ट हैंगर की फैसिलिटी हो। इससे ये भी पता चल सकता है कि चाइना की लॉन्ग टर्म मिलिट्री स्ट्रेटेजी एयरक्राफ्ट एम्प्लॉय करना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो अपने इस मूव से अपने दुश्मन को ज्यादा अच्छे से समझना चाह रहे हो। चाहे जो भी वजह हो, लेकिन ये बात तो पक्की है कि चाइना अमेरिका की मिलिट्री की बराबरी करना चाहती है। अभी अमेरिका ही आ गया, लेकिन क्या पता कब क्या हो जाए। आखिर पकड़ ही लिया। यार, ये मिलिट्री पर चर्चा काफी डरावनी है ना? लेकिन ये और भी डरावनी होने वाली है। यह है 1999 की रिपोर्ट। अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव क्रिस्टोफर कॉक्स ने चाइना को अमेरिका के न्यूक्लियर हथियारों की जानकारी निकालने के लिए जासूसी करने का जिम्मेदार ठहराया। अपनी रिपोर्ट में कॉक्स कहते हैं कि चाइना ने बीते सालों में अपने जासूसी कारनामों से बहुत मात्रा में इंफॉर्मेशन निकाली है। चाइना की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या फिर ICBM अमेरिका की मिसाइल के आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन 1992 में चाइना ने मिसाइल की सक्सेसफुल टेस्टिंग की, जिनमें थर्मोन्यूक्लियर डिजाइन का इस्तेमाल किया गया था। ये डिजाइन हाइड्रोजन बम भर लेती थी और फिर नेट ट्रक और दूसरे प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता था। चाइना ने यह मुकाम कैसे हासिल किया, जो कि अमेरिका को हासिल करने में कई साल लग गए, करोड़ों डॉलर लगे, और कई टेस्टिंग की तो बात करिए ही मत। तो क्या चाइना ने इसको चुराया है? शायद नहीं। आप जानते हैं, चाइना इस रिपोर्ट को नहीं मानता और कहता है कि ये रेसिस्ट है, और जो भी जानकारी उनको न्यूक्लियर हथियार बनाने में लगी है, वो सभी के सामने है। ये जरा हजम नहीं हो रहा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं लाइब्रेरी जाऊं और वहां पढ़ी किताब पढ़कर न्यूक्लियर हथियार बना लूं? लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये झूठ है
और ये देखते हुए भी कि कोई भी जासूसी करते पकड़ा नहीं गया। ये कहना गलत होगा कि ये झूठ बोल रहे हैं। अब देखो, जो है सो है। हम सभी को मालूम है कि अपने दुश्मन को वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार ठहराना 90s और अर्ली 20s में अमेरिका के लिए कोई नई बात नहीं थी। आपको क्या लगता है, क्या वाकई चाइना ने चोरी की थी या फिर ये बस अमेरिका का झूठा एलिगेशन है जिसका कोई भी सबूत नहीं है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। अगर आपको ये जानने में ज़रा मुश्किल हो रही है कि कौन अच्छा लड़का है तो मैं मदद कर देता हूँ, मैं हूँ। वो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और आप मेरे नए वीडियो से ऐसे ही जुड़े रहिए। वाओ, अब वापस चलते हैं जासूसी की दुनिया में। हाँ कितनी हंसी जिंदगी है। चलिए अब हथियारों को जरा देर से छुट्टी दे देते हैं और चलते हैं बड़ी बंदूकों की तरफ। आपने हाईवे के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? ये बड़ी चाइनीज कंपनी है जो कि कंप्यूटर और सेल फोन से लेकर लार्ज स्केल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है। हाईवे इस केस में सबसे स्पेशल नहीं है। ये कहते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी है, लेकिन चाइना में कोई भी कंपनी असल में इंडिपेंडेंट नहीं है और उन्हें वही करना पड़ता है जो सरकार कहती है। अगर सरकार हाईवे को नुकसान देने के लिए इस्तेमाल में लाना चाहती है तो ये तो मानना पड़ेगा। अब जब यूके सरकार ने अपना नया 5G नेटवर्क बनाया है तो 41% कंपोनेंट हाईवे से ही लिया गया है। अरे यार, हद हो गई। ये क्या तुम अपनी पैर में कुल्हाड़ी मार रहे हो? हैकिंग के शिकार होना चाहते हो क्या? 2020 में अमेरिका के काफ़ी एनकरेजमेंट के बाद यूके ने हाईवे से कोई भी नई टेक्नोलॉजी ना लेने का फैसला किया और जो ले चुके हैं उसे भी 2027 तक हटाने का फैसला लिया। और हाँ, यह मुझे बेवकूफ़ को लगता था कि ये 5G की सबसे बड़ी दिक्कत है, हमारी ब्रेन वेव को हैक करना। मैं मजाक कर रहा हूँ यार। वो फॉयल हेड्स अपने सर से हटा दीजिए। यहाँ जानकारी बटोरने के लिए अब तक तो हाईवे जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ऐसा आगे नहीं हो सकता। और ये बात ब्रिटेन भी अच्छी तरीके से जानता है। 1957 में उन्होंने घना की सरकार के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट किया था जिसमें एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने की बात थी। घना के पास उसे बनाने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसलिए ये अच्छा दिखाई दे रहा था, है ना? नहीं, क्योंकि ब्रिटेन ने कोड डेवलप कर लिया था। वो जानते थे कि मैसेज को कैसे खोलना है। इसका मतलब हुआ कि घना की प्राइवेट कम्युनिकेशन पर भी वो नजर बना सकते थे। ये छुपा रुस्तम निकला यार। तो ब्रिटेन इसलिए डरा हुआ है क्योंकि उसने खुद ही यही किया था, है ना? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है यार। यहाँ तो सबके सभी जासूसी कर रहे हैं। हाईवे को अभी तक ब्रिटिश नेटवर्क में अपनी पावर का गलत यूज करते हुए नहीं पकड़ा गया है, लेकिन ये भी पूरे तरीके से इनोसेंट नहीं है। 2004 में शिकागो के एक ट्रेड शो में एक हाईवे जासूस को रात के अंधेरे में कॉम्पिटिटर के बूथ पर डिवाइस की फोटो लेते हुए देखा गया था। इस आदमी की आईडी के हिसाब से इसका मालिक वे हुए था। वे हुए हाईवे? अब मजाक कर रहे हैं? 2010 के एक दूसरे केस का कहना है कि मोटरोला कंपनी के एम्प्लॉई हेचू काई और जिनजिश ओंग झांग 2003 में चाइना गए और हाईवे के सीईओ रेन जिंगफे को ट्रेड सीक्रेट दे दिए। हमें कैसे मालूम कि ये ट्रेड सीक्रेट थे? उसमें लिखा था मोटरोला कॉन्फिडेंशियल प्रोप्राइटरी, वो भी हर एक पन्ने पे। ये तो हजारों किस्सों में बसे बस 2 किस्से हैं भाई। लेकिन अब तक तो आपको बात समझ आ गई होगी और मुझे तो नहीं लगता कि ये किस्से जल्द बंद होने वाले हैं। नजर के सामने, अगर आप हिमालय के पहाड़ों में अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं तो कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक के बारे में जरूर जानते होंगे। ये दुनिया का सबसे पॉपुलर ऐप बन चुका है, लेकिन 2023 में प्रेसिडेंट बाइडेन ने धमकी दी, अगर चाइना की पेरेंट कंपनी बाइडांस इसे नहीं बेचती है तो वे इसे बंद कर देंगे। यार, आखिर बूढ़े को जो इससे भी ऐसी क्या खुन्नस है? हाँ वेल, इस पर आप क्या कहते हैं? इससे दिक्कत नहीं है कि ये ऐप क्या करता है, इससे दिक्कत है बहुत सारे फ्री सर्विसेज के ही जैसे टिकटॉक भी एडवर्टीजमेंट से पैसा बनाता है और ऐड को यूजर के हिसाब से करने के लिए इसे यूजर की डिटेल चाहिए होती है। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थर्ड पार्टी ट्रैकर को भी यूज करके डेटा कलेक्ट करने की छूट देता है। जब भी आप कुछ लाइक, कमेंट या सिर्फ वीडियो देखते हैं तो ये थर्ड पार्टी अकाउंट आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, टिकटॉक ने आपका फेस प्रिंट, वॉइस और लोकेशन डेटा भी लेने देता है। डर गए क्या? जरा सोचिए आगे क्या बोलने वाला हूँ। वो सभी टिकटॉक जो आपने अपने ड्राफ्ट में सेव कर रखे हैं और कभी पोस्ट नहीं किए, वो इनका भी डेटा ले लेते हैं। और एक बार आपकी इन्फॉर्मेशन अगर इनकी थर्ड पार्टी के पास पहुंच गई तो फिर ये जानना नामुमकिन है कि वहां से कहां चली गई है। अगस्त 2011 में रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि चाइना की सरकार ने बाइटडांस में 1% का स्टेक लिया है और कंपनी को कंट्रोल करने वाले 3 बोर्ड सीट में से एक इनकी है। इसका मतलब हुआ कि इनके पास 150 अमेरिकन की हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। यह आधी पॉपुलेशन है। जहां टिकटॉक अमेरिका का डेटा प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है, वहां कौन दावा कर सकता है कि थर्ड पार्टी डेटा लीक नहीं करेगी?
तो घमंडी जो का कहना है कि वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए अमेरिकन्स को हर रोज खतरे से बचा रहा है, लेकिन वो इस बात से भी डरा हुआ है मिलिट्री टिकटॉक जैसे हैशटैग चाइना की सरकार को उनकी ट्रूप्स की खबर दे सकता है। आखिरकार जिस ऐप को हम बस हंसी मजाक के साधन की तरह देखते हैं वो चाइना की सरकार का जासूसी हथियार हो सकता है। तो मुझे क्या लगता है ना कि हमारा भाई बाइडेन सही कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये बात सिर्फ टिकटॉक की नहीं है। मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, ये सभी यूजर का डेटा कलेक्ट करते हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तब भी ये आपके साथ ही हो रहा है। फर्क इतना है कि ये कंपनियां अमेरिकन हैं और अमेरिकन मतलब सब चंगासी है ना। मुझे लगता है कि बिडेन बाइट डांस को टिकटॉक बेचने की धमकी इसलिए दे रहा है जिससे ये किसी अमेरिकन कंपनी को मिल जाए। इस तरह से चाइना का तो अमेरिकन यूजर के डेटा से कंट्रोल चला जाएगा, लेकिन अमेरिका को जो चाहे वो कर सकता है, ठीक वैसे जैसे अभी वो मेटा, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट से करते हैं। ये तो उनका रिवर्स कार्ड हो गया भाई। एक मिनट, क्या आपको सच में लगा था कि ये सब ड्रामा बाइडेन अमेरिकन को बचाने के लिए कर रहा है? हाँ, बिल्कुल नहीं। कभी अलविदा ना कहना। ओ ब्रिटेन, जब भी मैंने तुम्हारा खाना खा के बुराई की है तब मुझे बुरा लगा है। मेरा मतलब है तुम कई जगह अच्छा काम कर रहे हो, इस चीज को ही देख लो। मस्त है ना। अपनी दिखावट के बावजूद ये बम नहीं है, बल्कि ये एक अट्यूनिंग वेव कन्वर्टर है। अट्यूनिंग क्या? ये एक ऐसी मशीन है जो समंदर की लहरों से बिजली बना देती है। इस मशीन में लगे जॉइंट्स लहरों के साथ ही हिलते हैं और जब ऐसा होता है तो हाइड्रोलिक रिम्स से टकराते हैं। इसके कारण रिम्स अपनी मोटर से हाई प्रेशर ऑयल निकालते हैं जिससे बिजली बनती है। इस बिजली से सीबेड के नीचे की केबल में बिजली भेजी जाती है जो कि किनारे से जुड़ी होती है। ये कितना मस्त है ना। ये इतना कूल है कि 2011 में चाइना के वाइस प्रीमियर अपने 7 डेलीगेट्स के साथ स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग के पेलमिस फैसिलिटी में गए थे जहां पर ये मशीन बनाई जाती है। क्या ये वर्क ट्रिप के बाहर की बात लग रही है ना? लेकिन एक मिनट, ये और भी अजीब होने वाला है। इनकी विजिट के बस 2 महीने बाद ही इस फैसिलिटी में चोरी हुई और 5 लैपटॉप चुरा लिए गए। पहले तो इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि इसके पीछे कौन है ये पता करना मुश्किल था और ये कोई इतनी बड़ी चोरी भी नहीं थी। लेकिन फिर कुछ साल बाद चाइना की एकदम नई अट्यूनिंग वेव मशीन की पिक्चर आने लग गई, हेलॉग 1। और अगर ये डीएलसी चढ़ी हुई पेलमिस की मशीन नहीं हुई तो भैया मैं छत से कूद जाऊंगा। चाइना इसे चुराने से साफ साफ इनकार करता है। उनका कहना है कि हेलॉग 1 चाइना की शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा की गई इंडिविजुअल रिसर्च का रिजल्ट है और दोनों के डिजाइन में बड़ा अंतर है। मुझे अनपढ़ के लिए तो दोनों सेम है भैया। हो सकता है चाइना ने इसे समंदर से निकाल लिया और लेकर भाग गया हो। अब समझ में आया कि चाइना का इतना बड़ा सरकारी अधिकारी भला स्कॉटलैंड की छोटी फैक्ट्री में चोरी के कुछ दिन पहले क्यों गया होगा। क्या चाइना ने यहाँ पर फिर से कुछ गोलमाल किया है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताना। फिर कोई है। एक बात सीधी सीधी समझ लो, चाइना की जासूसी हरकतों का टारगेट सिर्फ अमेरिका और ब्रिटेन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। 2009 में एक बहुत बड़े जासूसी प्रोग्राम का खुलासा हुआ जहां पर इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस और सरकारों पर नजर रखी गई थी। इस ऑपरेशन का नाम था घोस्टनेट। वाह, ये मस्त नाम है। कुल मिलाकर 103 देशों के 1295 कंप्यूटर को ट्रोजन हॉर्स के द्वारा कॉम्प्रोमाइज्ड पाया गया था। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि खुद को किसी और की शक्ल में ढालकर कंप्यूटर में घुस जाता है। एक बार ये कंप्यूटर में पहुंच जाए तो हैकर उस कंप्यूटर को दूर से कंट्रोल कर सकता है। पहली बार इस सॉफ्टवेयर को इंडिया में दलाई लामा के ऑफिस में पाया गया था, जो कि गेलोक तिब्बतन बुद्धिज्म के महान स्पिरिचुअल लीडर हैं, जिन्हें चाइना से 1959 में ही निकाल दिया गया था। इसके बाद ऐसे कॉम्प्रोमाइज कंप्यूटर साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ताइवान, पोर्टुगल, जर्मनी और पाकिस्तान की एम्बेसीज में देखा गया। दूसरे शब्दों में कहूं तो हर जगह देखा गया। जब साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने इस वायरस का सोर्स पता किया तो आईपी एड्रेस जिससे कि वो डिवाइस का पता लगाया जाता है उसे हैनान में पाया गया, जो कि 3PLA का घर है, मतलब कि चाइना के मिलिट्री डिपार्टमेंट का वो अड्डा जहां कंप्यूटर ऑपरेशन और इंटेलिजेंस का काम होता है। वाह, तो ये आखिर करना क्या चाह रहे थे? जी हाँ, यही तो हम मात खा जाते हैं। ये हमें नहीं मालूम कि किस तरह का डेटा चुराया गया था। इनफैक्ट ये भी क्लियर नहीं कि आखिर ये सरकार के द्वारा चला गया प्रोग्राम था या फिर नहीं। हो सकता है कुछ देशभक्तों की टोली रही हो। जाहिर है चाइना की सरकार ने ऐसे किसी भी आरोप को नहीं माना, लेकिन इसके कारण तो चीजें और खराब हो सकती हैं, है ना। आज जासूस ऊपर टारगेट नीचे। अब तक आपको मालूम पड़ गया होगा कि जासूसी का काम किस तरह से किया जाता है, इंटेलिजेंस को कैसे सीज किया जाता है, खास जासूस कैसे होते हैं, जासूसी कैसे करते हैं, अपने देश में बैन किए गए आइटम कैसे लाते हैं।
मुझे पक्का पता है आप ये जवाब नहीं देंगे कि देश के ऊपर खूब सारे गुब्बारे उड़ा दो जो कि किसी भी प्लेन से आराम से देखे जा सकें, लेकिन चाइना ने यही किया। 2023 की शुरुआत में एक बहुत बड़ा सा जासूसी गुब्बारा प्रेसिडेंट बाइडेन के ऑर्डर के बाद गोली का शिकार बन गया, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका के स्पेस में उड़ रहा था। चाइना ने माफी मांगी और कहा यह कि खाली वेदर बलून था जो कि उनके कंट्रोल से बाहर निकल गया था। कंट्रोलिंग एबिलिटीज न होने के कारण गुब्बारा ऐसी जगहों पर पहुंच गया जहां नहीं जाना चाहिए। हाँ भैया, हो गई गलती मुझसे, मैं मानता हूँ, लेकिन काश की गलती होती। देखिए, जिस गुब्बारे की बात चाइना कर रहा था और जिसे असल में गोली मार दी गई, हो सकता है वो अलग अलग हो। नॉर्मली वेदर बलून 20 फीट चौड़े होते हैं, लेकिन यहाँ तो 200 फीट का गुब्बारा बटोरा गया। वहीं गुब्बारे के नीचे हाई टेक्नोलॉजी भी थी, जिसमें सेंसर और डेटा ट्रांसफर की फैसिलिटी थी। ये तो किसी सैटेलाइट जैसा लग रहा था, है ना? इंटरेस्टिंग। या तो चाइना नेपच्यून का मौसम जानना चाह रहा था या ये झूठ बोल रहा था। फिर से बाद में मालूम हुआ कि कैपेबिलिटीज ना होने वाली बात भी झूठी थी। गुब्बारे में ऐसी चीज थी जो कि इसे आराम से दूरी तक ले जा सकती थी। ये सब सुनकर तो मुझे लगता है कि आखिर ये गुब्बारा कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बटोर रहा था। इन्होंने पकड़े जाने के डर को साइड ट्रैक कर दिया था, या फिर हो सकता है ये गुब्बारा बस असल मुद्दे से भटकाने का एक तरीका हो। चोरी किया रे बायोडेटा, ये सब पॉलिटिकल झोल है ना? अरे यार, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मुझे चिंता हो कि सरकारें एक दूसरे से क्या चुरा रही हैं। लेकिन मेरे पास आपको झटका देने के लिए कुछ है। 2021 की रिपोर्ट्स के हिसाब से चाइना ने कई अमेरिकन का भारी मात्रा में डेटा चुराया है। हेल्थ केयर इंडस्ट्री से लेकर घर की स्मार्ट टेक्नोलॉजी कंपनी के डेटा तक चुराने में वो बहुत ही बिजी है। सच में करीब 80% अमेरिका के एडल्ट्स का डीएनए प्रोफाइल और हेल्थ केयर डेटा चाइना सरकार एक्सेस कर रही है। डीएनए में ऐसा यूनिक जेनेटिक कोड होता है जिससे आपको होने वाली बीमारियां पता लग जाती हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी। एक तरफ देखें तो चाइना का ये डेटा चुराना खतरनाक नहीं लग रहा है। उनकी बूढ़ी होती जनसंख्या के हिसाब से आने वाले 30 सालों में कैंसर 80% बढ़ जाएगा। तो हो सकता है वो डीएनए का डेटा इसका इलाज ढूंढने के लिए चुरा रहे हो। चाइना ने ऐसा पहली बार तो नहीं किया है। जोसोंग सेंग मैसाचुसेट के बॉस्टन के एक मेडिकल स्टूडेंट हैं। उन्हें लैब से कैंसर सेल्स चुराते हुए पाया गया था। और दूसरे रिसर्चर हा जून जोहारो, उन्होंने मेडिकल कॉलेज ऑफ विस्कॉन्सिन में अपने प्रोफेसर की डेस्क से कैंसर ड्रग के 3 नमूने चुराए थे। अब ये चीजें जरा उलझती चली जा रही है ना, जहां ये इन्फॉर्मेशन आने वाली बीमारियों का इलाज ढूंढने में मदद कर सकती है। वहीं चाइना की एक हिस्ट्री रही है जहां उसने डीएनए सैंपल का यूज करके कई लोगों को पहचाना। ये एक एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो कि शिनजियांग की नेटिव है, और ये बहुत ही डरावनी है। अगर ये गलत हाथ में पहुंच जाए तो ये डीएनए डेटा जिंदगियां बचाने की जगह जिंदगियां गंवाने में इस्तेमाल हो सकता है। भाई मुझे तो ना चक्कर आ रहे हैं। ये तो भुट्टा है। आप जानते हैं, मुझे लगता था कि जासूसों की जिंदगियां कंप्यूटर स्क्रीन के अलावा बहुत ही एक्सोटिक होती होंगी, लेकिन दूसरे हाथ में आप चाइनीज सिटीजन मो हिलोंग के जैसे लकी हो सकते हैं। 2016 में लोवा से भुट्टे के बीज चुराने के लिए इसे 3 साल की सजा सुनाई गई। 1 मिनट, भुट्टा चुराया? ये कौन से समय में आ गया मैं? क्या ये 1400 चल रहा है? वेल, ये आपके नॉर्मल भुट्टे के बीज नहीं थे। इनको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया था जिससे साल दर साल इनसे पेड़ उगाया जा सके। जरा सोचिए, अगर आप बीज को रीयूज कर सकें तो उसका मतलब हुआ आपके पास कभी ना खत्म होने वाली भुट्टे की खेती होगी। मुझे लगता है मेरे टेबल में भुट्टा पिज्जा आ गया। मो इन बीजों पर हाथ इसलिए साफ करना चाहता था जिससे इन्हें अपने चाइना वाले एम्प्लॉयर को भेज सके। ये बीज अमेरिका के ट्रेड सीक्रेट थे जिसका राइट सिर्फ डुपोंट, पियोनियर और मोनसैटो के पास था। डुपोंट का कहना तो ये था कि इस चोरी के कारण कंपनी को करीब $30 मिलियन का नुकसान हुआ। साथ ही 5 से 8 साल की रिसर्च की मेहनत की तो बात मेरे से करना ही मत। मुझे लगता है गलत बिजनेस में आ गया भाई। मैंने सोचा था इस पर मस्त जोक मारूंगा, लेकिन अब लगता है कि आप मुझे भुट्टे का सूखा हुआ बीज ना समझ लें। भुट्टा सूखा, भैया भूल जाओ। मिस्टर इंडिया, ये सब चुराया गया माल है, लेकिन आप जानना चाहेंगे क्या इससे भी ज्यादा मस्त है ना? आप कहेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि चाइना ने कोई अदृश्य चीज भी चुराई है। 1 मिनट, क्या? ये है एंटरप्रेन्योर लियो रोपेंग। इनको कई बार चाइना का एलोन मस्क कहा जाता है। इन्होंने अपनी पीएचडी नॉर्थ कैरोलिना की ड्यूक यूनिवर्सिटी से की, लेकिन जब ये वापस चाइना आए तो इन पर आरोप लगा कि इन्होंने यूनिवर्सिटी का अदृश्य चोगा चुरा लिया है। 1 मिनट, मैंने तो सिर्फ हैरी पॉटर वाले अदृश्य चोगा के बारे में सुना था। क्या असल जिंदगी में भी ऐसा होता है? माँ मेरे उल्लू को संभालना, मैं भी हॉगवर्ट्स जा करके आता हूँ। वैसे पहले कि आप अपनी उड़ने वाली छड़ी ढूंढने लगे, मैं आपको बता दूं ये चीज नंगी आंखों के लिए अदृश्य नहीं है।
ये माइक्रोवेव सिग्नल में इनविजिबल है। ये डिवाइस एक फिल्टर लगा देती है जो कि एक लाइन की फ्रीक्वेंसी को दूसरी लाइट की फ्रीक्वेंसी में बदल देती है। जब एक बार ये लाइट किसी ऑब्जेक्ट के पास हो जाती है तो ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाती है। ये आपके या मेरे लिए बेमतलब का हो सकता है। हाँ, अगर आप अपने रिश्तेदारों से छिपना चाह रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी मिलिट्री को कैसे फायदा पहुंचा सकती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट, रडार, दुश्मन की एक्टिविटी को देखने के लिए माइक्रोवेव का यूज करते हैं। एक प्लेन जिसमें टेक्नोलॉजी है वो दुश्मनों की नजर से गायब कर देगा। और यही बात ल्यू को पता थी। तो जब वो ड्यूक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था तो उसने अपने सुपरवाइजर को कुछ पुराने कलीग को बुलाने के लिए मना लिया। जब वो आए तो इन्होंने प्लेन और इक्विपमेंट की फोटो खींच ली जिससे कि लियो चाइना आकर इसकी कॉपी बना सके। वाह, मुझे लगता है कि हाइना का एलोन मस्क दूसरों का काम चोरी करके उस पे अपना नाम चिपका देता है। दिमाग की बत्ती जली। मेरी माँ हमेशा कहती है चीटिंग करने वाले कभी नहीं जीतते। वो सुनकर चौंक जाएगी कि चाइना की जासूसी हरकतों के कारण अमेरिकन रिटेलर खूब पैसा बना रहे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के एक रिसर्च ग्रुप सैंटा बारबरा, अमेज़न, टारगेट और बेड बाथ एंड बियॉन्ड के खिलाफ केस फाइल किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बिना किसी ऑथराइजेशन के रेट्रो स्टाइल लाइट बल्ब बेच रहे हैं। जिन बल्ब की बात हो रही है वो यूनिवर्सिटी ने डेवलप किए थे और अपने विंटेज लुक के कारण ये हाल ही में बहुत फेमस हो गए। लेकिन इनके पीछे की टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने पेटेंट करा रखी है, मतलब कि इन पर उनका लीगल राइट है। तो जब चाइना इन्हें खूब मात्रा में बनाता है और अमेज़न अपना प्रोडक्ट बोलकर इनको बेचता है तो यूनिवर्सिटी को लगता है दाल में कुछ तो काला है। एक मिनट, अगर चाइना ने इसको चुराया तो अमेरिका की कंपनी की क्या गलती? आखिरकार प्रोडक्ट में कोई खराबी या फ्रॉड ना हो और वो सही सलामत पूरे अधिकार के साथ हम और आप जैसे खरीदारों के पास पहुंच सके, इसके लिए यही तो जिम्मेदार होंगे, है ना? और इन बल्ब के पीछे की टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की है, तो क्या ये बेचने वाले की गलती है? बिल्कुल। लेकिन सिर्फ अमेरिका में इनकी बिक्री 2019 में $1 बिलियन देखी गई। मुझे लगता है इतने फायदे के साथ भला कौन गुठलियां गिनने जाएगा। बस आम खाओ, मस्त रहो। सैटेलाइट चोरी हो गई। 1998 में अपने लॉन्च होने के साथ ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 266 एस्ट्रोनॉट जा चुके हैं, वो भी 20 देशों से। चौंकाने वाली बात यह है कि इन देशों में चाइना भी शामिल है। 2011 में अमेरिका कांग्रेस ने चाइना को इससे बैन कर दिया था। कारण था नेशनल सिक्योरिटी। वाह, हमने भी पहले सुना है ना। इसके पीछे वाकई कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है। देखिए, अमेरिका ने पहले भी चाइना को सैटेलाइट सीक्रेट चुराने का आरोपी बताया। 2008 में फिजिसिस्ट क्वान शेंग शू को कम्युनिस्ट स्टेट को रॉकेट टेक्नोलॉजी बेचने के लिए गिल्टी माना गया। जाहिर है चाइना ने इससे मना किया, लेकिन शू ने वाकई ये माना कि उसने हाइड्रोजन प्रोपेल रॉकेट्स और क्रायोजेनिक्स इक्विपमेंट की टेक्नोलॉजी बेची है। और ये ट्रेंड यहीं पर नहीं रुका। 2019 में चाइना के निवासी पेंगई ली को होनोलुलु एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि वो माइक्रोचिप और बाकी सेंसिटिव स्पेसक्राफ्ट कंपोनेंट अमेरिका से चाइना भेज रहे थे। चाइना में ये मटेरियल बैन है क्योंकि इनके कारण देश को बहुत मिलिट्री फायदा हो सकता है। क्या किसी और को भी स्पेस बलून के फ्लैशबैक आ रहे हैं? मुझे बचा लो भाई, अभी तो मुझे और जीना है। अभी मैं जिंदा हूं भाई। और इसी तरह हम इस खतरनाक वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं। इनमें से किस जासूस ने आपको सबसे ज्यादा डरा दिया, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।